पूरे मोहल्ले में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि मौलवी बरकत की लड़की रात की तारीकी में घर से फरार हो गई। नादिया मेरी बड़ी बहन थी और सिर्फ मुझे मालूम था कि वो किसके साथ गई है, लेकिन मैंने अपने होंठ सी लिए और सुबह उठते ही अनजान बनकर ये खबर घर वालों को सुनाई कि नादिया अपने बिस्तर पर नहीं है। हमारे घर में कुल 3 कमरे थे। एक कमरे में अम्मी पापा और दूसरे में मेरे तीनों भाई और तीसरा कमरा हम दोनों बहनों के हवाले किया गया था। मुझसे ताबड़तोड़ सवालात किए गए, मुझ पर हमले किए गए। मुझे गुस्से से देखा जा रहा था, लेकिन मेरे पास हर सवाल का एक ही जवाब होता कि मुझे नहीं मालूम। वो रात मेरे साथ सोई थी। सुबह उठकर देखा तो इसका बिस्तर खाली था। मैंने बाथरूम, किचन, हर जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं न कहीं नज़र नहीं आई। ये हो ही नहीं सकता। बड़ा भाई आस्तीने चढ़ाते हुए बोला कि तुझे कुछ मालूम ना हो। तुम दोनों 24 घंटे साथ रहती हो, एक ही कॉलेज में पढ़ती हो, साथ आती और जाती हो, फिर ये कैसे हो सकता है कि इसने तुम्हें कुछ ना बताया हो। यह कहकर इसने मेरे बाल सख्ती से पकड़ लिया और इन्हें झटका देते हुए बोला, जल्दी से अपनी ज़ुबान खोल दे। बता वो किसके साथ गई है, किसके साथ मुंह काला कर रही है, किसके साथ मिलकर हमारी इज्जत उछाल रही है, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता कौन है इसका आशिक। मैं दर्द से बुलबुला उठी, लेकिन मैंने अपने होंठ सख्ती से खींच लिए। बाबा ने भाई से कहा, इसे छोड़ दे अकबर, हम इससे बाद में निमट लेंगे। पहले लड़की को तलाश करना ज़रूरी है जो भाग गई है। बाबा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझसे हकारत वाले अल्फाज में कहने लगे, तूने अगर ऐसी हरकत की तो याद रखना इस कमरे में जिंदा दफन कर देंगे। तीनों भाई बाबा के साथ नादिया को ढूंढने निकल गए। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि नादिया इन लोगों की पहुंच से दूर जा चुकी हो। रात में कई गाड़ियां हमारे शहर से गुजरनी थी और मुझे यकीन था कि वो किसी न किसी गाड़ी में सवार हो गई होगी। मैं जानती थी वो कहाँ गई है और इसे ले जाने वाला कौन है, लेकिन मैंने इस राज को अपने सीने में छुपाने का अहद किया, और मुझ पर कितनी सख्तियाँ क्यों ना की जाती, मैं इस राज को नहीं खोलती, क्योंकि मैंने अपने बाप भाइयों को जालिम और नादिया को मजलूम समझा था। आप सोच रहे होंगे कि अपनी बहन के घर से भाग जाने पर मैं इतना खुश क्यों हूँ, यानी इसका साथ क्यों दे रही हूँ, और अपना मुंह मैंने क्यों बंद किया हुआ था। इसलिए कि मैं अपनी बहन की मदद करना अपना इखलाकी फ़र्ज समझती थी। अगर वो ये इंतहाई कदम ना उठाती तो इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए जहन्नम बन जाती, क्योंकि मेरे जालिम बाप ने इसकी शादी एक 50 साल बूढ़े शख्स से कर दी थी, जो पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसकी बीवी मर चुकी थी और इसका बेटा नाजिया के बराबर था। हमारी बरादरी में शादी के सिलसिले में लड़कियों की मर्जियां मालूम नहीं की जाती थीं, लेकिन इन्हें भेड़ बकरी समझकर किसी दूसरे के हवाले कर दिया जाता था। बाबा ने नादिया का रिश्ता जिस शख्स से तय किया था, वो ना सिर्फ इससे उम्र में 30 साल बड़ा था, बल्कि 4 बच्चों का बाप भी था। इसे बीवी नहीं बल्कि घर के काम काज के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, जो इसके बच्चों की देखभाल कर सके और इसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। इसको अपने लिए एक जवान लड़की चाहिए थी, ऐसी लड़की जो इसकी ख्वाहिश को पूरा कर सके अपनी हवस के लिए। वो शादी कर रहा था, इसलिए इसने जब पहली बार नादिया को देखा तो रिश्ते का पैगाम भेज दिया, और बाबा चूँकि इसके एहसानमंद थे, क्योंकि उसने बुरे वक्त में इनकी मदद की थी, तो बाबा ने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया। अम्मी को अलबत्ता इस रिश्ते पर एतराज़ था। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन बाबा ने बुरी तरह झटक दिया और बोले, बक बक न कर, तुझसे किसने पूछा है, तुझसे किसने मशवरा मांगा है। लड़की का बाप हूँ, इसके भले के लिए ही सोचूंगा। अशरफ खान एक अच्छा आदमी है, नादिया इसके साथ खुश रहेगी और बहुत ही ऐश करेगी। इसके बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कहता। बीवी शरीक ज़िंदगी होती है, लेकिन अम्मी के साथ बाबा का सलूक बहुत ही ख़राब था। वो इन्हें नौकरानी से भी बदतर समझते थे। इन्हें सिर्फ बाबा का हुक्म मानना था। हर दूसरे तीसरे रोज़ अम्मी की पिटाई होती। बहनें डर के मारे कमरे में दबक कर बैठ जाती और तीनों भाई मुंह फैलाकर बाहर निकल जाते। शायद इनमें भी ये मंजर देखने की ताब नहीं थी, लेकिन बाबा के आगे कौन बोल सकता था। वो इंतहाई जालिम, सफाक और संग दिल इंसान थे। सच पूछे तो बाबा के 2 चेहरे थे, एक वो जो हम घर में देखते थे और दूसरा वो जो दुनिया वालों को नजर आता था। उन्होंने अपने ऊपर मजहब का लबादा ओढ़ रखा था। लोग इन्हें मुत्तकी, परहेजगार, नेक सीरत, नेक इंसान समझते थे। वो 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ते, बाकायदगी से रोज़े रखते, ज़कात भी देते, एक बार उम्रा कर चुके थे
اور اب حج پر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ہمیشہ سفید لباس پہنتے، کبھی کسی نے انہیں ننگے سر نہیں دیکھا تھا۔ یہ ان کا ظاہری روپ تھا، لیکن ان کے اندر کی خباثت کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ مین بازار میں بہت بڑی پرچون کی دکان تھی، جس میں دنیا بھر کی تمام برائیاں موجود تھیں، جن سے مذہب کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور امی پر انہوں نے بے جا سختی کی ہوئی تھی۔ امی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، کوئی آئے کوئی چلا جائے، ان کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ کنڈی کھولیں۔ انہیں گھر سے باہر جانے کے لیے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ وہ مہینے میں ایک مرتبہ انہیں میکے والوں سے ملوانے کے لیے لے جاتے اور 2-3 گھنٹے بیٹھ کر ساتھ ہی واپس لے آتے۔ امی شادی کے بعد ایک مرتبہ بھی اپنے میکے رہنے کے لیے نہیں گئی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد بھی یہی صورتحال رہی۔ تینوں بھائی اور نادیہ مجھ سے پہلے اس دنیا میں آئے۔ میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بابا کی لاڈلی تھی۔ وہ کبھی کبھار مجھے گود میں بٹھا کر پیار کر لیتے، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھ پر بھی وہی پابندیاں لگ گئیں جو اس گھر کی عورتوں کا مقدر تھی۔ تینوں بھائی پڑھائی میں نکمے نکلے تو بابا نے میٹرک کرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ کام پر لگا لیا، انہیں اپنے جیسا ہی بنا لیا۔ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ظہر کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، دیگر نمازوں میں باقاعدگی نہیں تھی۔ وہ تینوں بابا کے نقش قدم پر چل رہے تھے، انہی کی طرح سنگ دل، ظالم، شفاق اور بے حس انسان تھے۔ ان کی نظر میں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ بہنوں کو وہ نوکرانی سمجھتے تھے اور اپنے سارے کام ہم سے کرواتے۔ اگر کسی کام میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ ہمارے گھر میں ریڈیو، ٹی وی اور فون نہیں تھا، صرف بابا نے اپنے استعمال کے لیے موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ اس طرح کوئی اخبار یا رسالہ بھی نہیں تھا۔ ہمیں کورس کی کتابوں کے علاوہ کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں ہماری پرورش ہو رہی تھی۔ ہم کالج میں دوسری لڑکیوں کو ہنستے مسکراتے، کہکے لگاتے، اپنے کزنز کی باتیں کرتے سنتے تو ان کی قسمت پر رکش آنے لگا۔ ان میں سے بعض کا تو افیئر بھی چل رہا تھا۔ ہمارے بھی کئی کزن تھے، لیکن کسی نے ہماری شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ البتہ یہ سن رکھا تھا کہ چچا نے اپنے بیٹے کے لیے مجھے بچپن ہی سے مانگ لیا تھا۔ میری شادی اس سے ہوگی یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن وہ لوگ بابا کی طرح نہیں تھے۔ میں روزانہ نماز پڑھ کر دعا مانگتی تھی کہ میری شادی جلد از جلد ہو جائے تاکہ اس قید خانے سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اور پھر ایک دن وہ ہو گیا جس کی مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ نادیہ کی ایک سہیلی نجمہ کے گھر کوئی محفل تھی۔ اس نے مجھے اور نادیہ کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی، اور چونکہ مذہبی محفل تھی اس لیے ہمارے بابا نے بھی انکار نہیں کیا۔ دوسرے دن انور بھائی نے ہمیں نجمہ کے گھر چھوڑ دیا اور 2 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ محفل ختم ہو گئی۔ نادیہ اور نجمہ مہمانوں کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ نادیہ پیالیوں میں چائے ڈال رہی تھی کہ اچانک ساجد وہاں آ گیا۔ وہ نجمہ کا بڑا بھائی تھا۔ وہ شام میں لا کالج میں داخلہ لے کر پڑھائی کر رہا تھا۔ 2 ماہ بعد اس فائنل امتحان ہونے والا تھا، پھر وہ وکیل بن جاتا۔ نادیہ اپنے سامنے اچانک اس اجنبی کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور وہاں سے جانے لگی۔ نجمہ بولی، یہ میرے بڑے بھائی ساجد ہیں، ان سے کیا پردہ۔ پھر وہ اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ساجد بھائی آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ اپنے کمرے میں جائیے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ میں تو پانی پینے آیا تھا، مجھے کیا معلوم کہ یہاں پردے دار لوگ موجود ہیں۔ نادیہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انور بھائی ہمیں لینے آ گئے۔ گھر آنے کے بعد نادیہ نے مجھے پوری روداد سنائی اور بولی، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر بابا کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ پاگل ہو گئی ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا، انہیں کیسے معلوم ہوگا؟ پھر ہم نے کہا کیسا ہے وہ؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، بہت ہینڈسم، بالکل خوابوں کے شہزادے جیسا، جیسا میں نے سوچا ہے۔ اس وقت میں نے خلوص دل سے دعا مانگی کہ کاش میری بہن کو کوئی خوابوں کا شہزادہ ہی ملے۔ دوسرے دن نادیہ کالج گئی تو نجمہ نے ایک کونے میں لے جا کر بولی، تم نے میرے بھائی پر کیا جادو کر دیا ہے؟ وہ تو پہلی ہی نظر میں تم پر دل و جان سے لٹو ہو گیا ہے، فریفتہ ہو گیا ہے، پاگل ہو رہا ہے تمہارے لیے۔ اس نے کل سے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ تم سے شادی کرے گا، صرف تم سے۔ یہ ناممکن ہے۔ نادیہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، ہماری یہاں برادری سے باہر رشتے نہیں ہوتے، تم بھی اس بات کو یہیں ختم کر دو، کسی سے کچھ مت کہنا۔ ٹھیک ہے، میں تو خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن ساجد بھائی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔
वो तो तुम्हें अपना बना कर ही दम लेंगे। इन्हें मना कर दो नजमा, नादिया रुहासी होकर बोली। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती, अगर इन्हें ज़रा सा भी शक हो गया कि तुम्हारे भाई के सामने आई हूँ तो वो मेरी हड्डी बोटी एक कर देंगे। कुछ नहीं होगा, तुम ख्वाह डर रही हो। तुम एक बार साजिद भाई से मिल तो लो, वो तुम्हें सब समझा देंगे। मैं इन्हें कैसे मिल सकती हूँ? कल तो महफल की वजह से तुम्हारे घर आने की इजाज़त मिल गई, अब क्या बहाना बनाऊंगी? ये तो अच्छा है, मैंने तुम्हारी इनसे फ़ोन पर बात करवा देती हूँ। तुम खुद ही सुन लो वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहकर इसने पर्स से फ़ोन निकाला और साजिद भाई को फ़ोन किया। भाई आप खुद ही नादिया से फ़ोन पर बात कर लें। ये कहकर इसने मोबाइल नादिया को पकड़ा दिया, लेकिन जब साजिद ने दूसरी तरफ से हेलो किया तो इसे भी जवाब में जी कहना पड़ गया। साजिद ने कहा, मुझे नजमा आपके घर के माहौल के बारे में बता चुकी है, इसलिए मैं मिलने पर इसरार नहीं करूँगा, लेकिन मुझ में इतनी इजाज़त दे सकती हैं कि आपसे नजमा के फ़ोन पर बात कर सकूं। नादिया ने कोई जवाब नहीं बन पड़ा। इसने एक बार फिर घबराहट में जी कह दिया, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, बस इतना बता दो कि मैं तुम्हें कैसा लगा। आप बहुत अच्छे हैं, नादिया ने बेसाख्ता कहा और खुद ही शर्मा गई। क्या मैं तुम्हें प्रपोज़ कर सकता हूँ? मैं क्या जवाब दूँ? नादिया ने हिम्मत करके कहा, यह नामुमकिन है। मैं नजमा को बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ बरादरी से बाहर, यानी ख़ानदान से बाहर शादी नहीं होती। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा काम है। तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, आप कोशिश कर लें, लेकिन कामयाबी के चांस बहुत कम हैं। तुम सिर्फ मुझसे राब्ते में रहो और जैसा कहूँ वैसा ही करो। अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। जब नादिया ने मुझे ये बातें बताई तो मैंने भी इससे यही मशवरा दिया कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि बाबा अपने असूलों से हटने वाले नहीं और वो साजिद का रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे। देखा जाए तो वो बेपरवाही से बोली, फ़िलहाल तो इसे इम्तिहान देना है और जब तक वो इसे वकालत का लाइसेंस नहीं मिल जाता वो रिश्ता नहीं भेजेगा। बात आई गई होगी। कुछ दिनों के बाद साजिद वापस दूसरे शहर चला गया, लेकिन नजमा के मोबाइल के ज़रिए नादिया से इसका राब्ता रहा। इसके बाद भी वो छुट्टियों में 1-2 मरतबा घर आया, लेकिन इसने नादिया से मिलने पर इसरार नहीं किया। वो इससे कोई मसला नहीं करना चाहता था। अब जहाँ पर मैं देख रही थी कि बाबा वक्त के साथ साथ बहुत अच्छे मिजाज के होते जा रहे थे। उन्होंने अम्मी से भी सख्ती कम कर दी थी और हम लोगों से नरम लहजे में बात करने लगे थे। मैं समझी कि शायद ये उम्र का तकाजा हो, लेकिन असल वजह तो कुछ और ही थी। दरअसल इन्हें कारोबार में ज़बरदस्त घाटा हुआ था। इनके पैसे कहीं जगह फंसे हुए थे, वो कहीं से अदायगी नहीं हो रही थी, जबकि इन्हें माल उठाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी, वरना गोदाम खाली हो जाते, जिससे इनकी साख, इनकी इज़्ज़त मुतासर होती। ऐसे में अशरफ खान इनके काम आया और इसने ज़रूरत के मुताबिक बाबा को रकम फ्राहम कर दी, जिससे बाबा का कारोबार एक बार फिर चल पड़ा और इनकी साख बहाल हो गई। उन्होंने अशरफ खान का तमाम कर्ज अदा किया, लेकिन हमेशा के लिए इनके इसके एहसानमंद होकर रह गए। चनाचा जब इसने नादिया को पहली बार देखा तो वो इसका दीवाना हो गया और नादिया के लिए पैगाम भेज दिया तो अब्बू इनकार न कर सके। वो अपनी उम्र के बराबर इस बूढ़े से अपनी बेटी की शादी तय कर दी। नादिया को मालूम हुआ तो इसने रो रो कर अपने आप को हलकान कर लिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा इतने संगदिल हो सकते हैं। वो काफ़ी देर तक मेरे गले लग कर रोती रही। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से चुप करवाया और बोली, इस तरह रोने से कुछ नहीं हासिल होगा। इस मुश्किल से निकलने की तरकीब सोचो मेरी बहन। अब सोचने के लिए क्या रह गया है? बाबा फैसला कर चुके हैं और अब इस पर अमल करना बाकी है। लेकिन मैं भी अपनी ज़िद की पक्की हूँ, जान दे दूँगी, लेकिन इस बुढ़े से शादी नहीं करूँगी। जान देने के लिए कुछ नहीं होगा बीबी। तुम कल नजमा को पूरी बात बता दो और इससे कहो कि वो साजिद को फ़ौरन बुला ले। अब इसके एक्शन लेने का वक्त आ गया है। वो पहली फ़्लाइट से ही आ गया और जैसे ही इसका नादिया से रब्ता हुआ, इसने कहा, अब इस मुश्किल से निकलने का एक ही हल है कि तुम मेरे साथ कराची चलो। तुम्हारा मतलब है घर से भाग जाऊँ? ये नहीं हो सकता साजिद, मैं अपने वालिदैन के मुंह पर कालख नहीं मार सकती। फिर इस 4 बच्चों के बाप से शादी करके सारी ज़िंदगी इसकी गुलामी करो, जहन्नम में जलती रहो। तुम ही कुछ सोचो। क्या सोचो? अब तो मैं रिश्ता मांगने भी नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। फिर मैं क्या करूँ? वही जो मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। लोग 4 दिन बातें करेंगे, बातें बनाएंगे, फिर किसी को याद भी नहीं रहेगा कि नादिया नाम की कोई लड़की घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन तुम सारी ज़िंदगी के अजाब से बच जाओगी। मेरे भाई मुझे मार डालेंगे,
मैं ऐसा बंदोबस्त करूँगा कि वो तुम तक पहुँच ही नहीं सकेंगे। अगर ख़तरा हुआ तो हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? पहले निकाह होगा तुम्हारे घर पर वालिदैन की मौजूदगी में, फिर हम कहीं जाएंगे। ठीक है, तुम दिन और वक्त तय कर लो, मैं काजी और गवाहों का बंदोबस्त कर लूँगा। मैं कल सुबह 11 बजे अपनी बहन के साथ तुम्हारे घर आऊँगी। तुम काजी और गवाह तैयार रखना, लेकिन ये भरोसे के लोग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इनमें से कोई मेरे भाई को जाकर सारी बात बता दे और भांडा फोड़ दे, और बाद में तुम्हारे घर वाले परेशान रहें। निकाह के बाद मैं घर चली जाऊंगी। बाबा 9 बजे तक सो जाते हैं। मैं 11 बजे घर की दहलीज पार करूंगी। तुम मेरे घर से कुछ फासले पर मेरा इंतज़ार करना, इसके बाद हम ये शहर छोड़ देंगे। इसने घर आकर मुझे प्रोग्राम बताया तो मुझे इसमें कोई झोल नज़र नहीं आई। अलबत्ता मुझे भी काजी और गवाहों की तरफ से खदशा था, कहीं वो राज ना उगल दें। लेकिन नादिया ने कहा कि साजिद ने यकीन दिलाया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले रोज़ प्रोग्राम के मुताबिक मैं नादिया और नजमा साजिद के घर गई। वहाँ तैयारी मुकम्मल थी। आधे घंटे में निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हो गई और हम तीनों कॉलेज वापस आ गए। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। हस्बे मामूल घर के सब अफराद 9 बजे ही सोने के लिए चले गए। नादिया ने एक छोटे से बैग में अपना ज़रूरी सामान रखा और जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी ताकि अगर किसी की आंख खुल गई तो वो यही समझे कि हम दोनों सो रहे हैं। सुबह 10 बजे के करीब कमरे से निकलकर देखा, मैदान बिल्कुल साफ था। घर वाले सो चुके थे। 10:30 बजे मैंने बाहर जाकर देखा, कोई ख़तरा नहीं था। 11 बजे मैं दबे पाँव बाहर आ गई और आहिस्ता से बैरूनी दरवाज़ा खोल दिया। गली में बिल्कुल सन्नाटा था, अलबत्ता आखिरी कोने पर एक गाड़ी खड़ी थी। वो यकीनन साजिद ही था। इसने दरवाज़ा खोलते ही टार्च एक दफ़ा जलाकर बंद कर दी। मैंने नादिया को बता दिया कि वो बैग लेकर आई और पलक झपकते ही घर की दहलीज पार कर गई। मैंने भी वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा और दरवाज़ा बंद करके कमरे में आ गई। अलबत्ता अंदर से कुंडी नहीं लगाई। वो तीनों सर झुकाए खड़े थे। पूरा घर औरतों से भरा हुआ था। मर्द बाहर बैठे थे। अम्मी की हालत बहुत गैर थी। इन पर बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। महल्ले की औरतें इन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, साथ साथ इनके बेरहम तबसरे भी जारी थे। अम्मी ने सर उठाकर इनकी तरफ देखा और कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, कुछ पता चला? बड़े भाई अकबर ने सर हिलाते हुए, नहीं। जहाँ इसके जाने का इम्कान था हमने वो सब जगह देख डाली, लेकिन वो वहाँ पर है ही नहीं। हम इसके कॉलेज गए। प्रिंसिपल ने बताया कि वो कल कॉलेज आई थी और पूरे वक्त वहाँ पर ही रही। हमने कुछ लड़कियों से भी पूछा तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई कल, वो तो बिल्कुल ठीक थी। पुलिस में रिपोर्ट करें जी, आखिर बेटी का मामला है, वही इसका सुराग लगाएगी। पर पड़ोसियों में से किसी ने गुस्से से इसे देखा और बोले, तुम चुप करो, हमारे घर का मामला है, हम खुद ही निमट लेंगे और चले जाओ यहाँ से। मज़े लेने आके सारी वो औरतें अपना सा मुँह लेकर रह गईं। एक एक करके लोग रुखसत होने लगे। शाम तक चचा और मेरा मंगेतर अकरम भी आ गए। चचा की भी यही राय थी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए कि जब तशफीश करेगी तो कोई न कोई सुराग हाथ आ जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं रहमत, मेरी इज़्ज़त का जनाजा तो निकल चुका है। पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला, तब भी इसे घर के दरवाजे हमेशा के लिए इस पर बंद हो चुके हैं। अब वो मुझे किसी हाल में कबूल नहीं, इसलिए मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराऊंगा। जब मोहल्ले की औरतें और मर्द चले गए तो एक बार फिर अदालत लगी और मुझे कमरे से निकालकर मुजरमों के कटहरे में खड़ा कर दिया गया। बाबा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र जो कुछ तुझे मालूम है बता दे। बेटा, इसने तुझे कुछ बताया होगा? नहीं, मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा। चचा और अकरम के आने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि ये लोग मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि प्यार से पूछेंगे, मुझ पर तशद्दुद नहीं करेंगे। इसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि वो 2 दिन से कुछ चुप चुप थी और परसों रात काफ़ी देर तक रोती रही। मैंने वजह पूछी तो इसने मुझे झड़क दिया और बोली, तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे कुछ जानती नहीं। मेरा जनाजा उठने की तैयारी हो रही है। मैं धड़ल्ले से झूठ बोल रही थी। अब समझा। बाबा दोनों हाथों से सर थामते हुए बोले, वो क्यों घर से भागी? काश ये बात पहले आपकी समझ में आ जाती तो ये हादसा रुन्मा ना होता। कहाँ वो 50 साल का बूढ़ा और 4 बच्चों का बाप और कहाँ हमारी नौउम्र लड़की।
कोई जोड़ ही नहीं था। चचा ने कहा, मैंने तो ये सोचकर इसका रिश्ता तय किया था कि खाता पीता बंदा है, इसे खुश रखेगा, वो इतना बड़ा कदम तनहा नहीं उठा सकती। अकबर भाई बोले, किसी ने इसकी मदद की है, इसे तो शहर के रास्तों का भी इल्म नहीं, वो आज तक कॉलेज के अलावा कहीं गई नहीं। चुप कर जासूस की औलाद, बाबा ने इसे डांट दिया। वो पर्दा करती रही, हमारे घर में किसी मर्द का आना जाना नहीं था। क्या अपनी बेटी को इतना भी नहीं जानता मैं? वो किसी के घर जाती थी, इसकी मदद कौन करेगा? बस दुआ कर अल्लाह ताला इसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा दिल चाहा कि कह दूं, आप लोग इसकी फ़िक्र ना करें, वो बिल्कुल महफूज है। लेकिन ये बात मैं मुंह से नहीं निकाल सकती थी, वरना साजिद के घर वाले मुसीबत में फंस जाते। अगले रोज़ कॉलेज गई तो नजमा ने मुझे बताया कि वो दोनों कराची पहुंच गए हैं। अभी इनका क्याम एक वकील दोस्त के घर है। नादिया वहाँ बिल्कुल महफूज है, अगर कोई मसला हुआ तो वो वकील दोस्त संभाल लेगा। नजमा ने वादा किया कि अब अगर साजिद का फ़ोन आया तो वो नादिया से भी मेरी बात करवाएगी। हमारे घर में 3 दिन शौक की कैफियत रही, फिर ज़िंदगी अपने मामूल पर आ गई। बाबा और भाइयों ने भी दुकान पर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि पेट रोटी मांगता है और रोटी के लिए हाथ पाँव चलाना पड़ते हैं। अलबत्ता बाबा इस वाक़े के बाद बहुत ही नढाल लगने लगे थे। इनका सारा रौब ज़बदबा, इनका सारा गुरूर ख़त्म हो गया था और ज़्यादातर खामोश रहते और खुलाओं में घूरते रहते, जैसे इन्हें किसी का इंतज़ार हो। मैं इनकी कैफियत को समझ रही थी। वो पछतावे की आग में जल रहे थे। इन्हें शिद्दत से एहसास हो गया था कि अगर वो अशरफ खान से नादिया का रिश्ता ना करते तो वो घर छोड़ कर ना जाती। वो अपने आप को इस वाक़े का ज़िम्मेदार समझने लगे। उन्होंने दुकान पर भी जाना छोड़ दिया और सारा कारोबार अकबर भाई ने संभाल लिया, क्योंकि मेरे दोनों भाई दुबई चले गए थे। नादिया को बहुत अफसोस था कि इसकी गैर मौजूदगी में मेरी शादी हो गई, क्योंकि इसका दाखिला तो ममनू था हमारे घर में। अगर वो आ जाती तो बाबा और भाई इसे जान से मार देते। मैं पहली बार मैके आई, अम्मी और बाबा हमें देखकर बहुत खुश हुए। अलबत्ता किसी भाई ने किसी गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया और मामूल के मुताबिक दुकान पर चले गए। इनकी बेरुखी को अम्मी ने भी महसूस किया और शर्मिंदा होकर बोले, चिड़चिड़ा हो गया है, शादी जो नहीं हो रही। क्यों, इसमें क्या रुकावट है? अकरम ने पूछा। मैं बताता हूँ, बाबा गुस्से से बोले। नादिया की वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई है। बरादरी वालों ने तकरीबन हमसे तय तलक कर लिया है। मैंने 1-2 जगह इससे बात चलाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से साफ इनकार हो गया। इनका कहना है हम ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ सकते जहाँ लड़कियाँ घर से भाग जाती हैं, और तुम जानती हो कि हमारे जहाँ बरादरी से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं है। क्या भाई की शादी नहीं होगी? मैंने हैरान होकर पूछा। मैं क्या कह सकती हूँ, इसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। नादिया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप कहना चाह रही हैं कि नादिया को इल्ज़ाम ना दें, सारा कसूर आपका है। आपके गलत फैसले ने कहीं ज़िंदगियां तबाह कर दी। नादिया घर छोड़कर चली गई। दोनों भाई बदनामी की डर की वजह से मुल्क छोड़कर चले गए और परदेश की खाक छान रहे हैं। अम्मी बेटी की याद में नीम पागल हो गई हैं। अकबर भाई को कोई रिश्ता नहीं दे रहा और आप खुद को बेटी की जुदाई के गम को सीने से लगाए बैठे हैं। अगर आप इस बुढ़े से नादिया की शादी ना करते तो ये सब नहीं होता, लेकिन बाप के अदब और एहतराम की वजह से मैं वो सब कुछ नहीं कह सकी। बाबा की बातों से अंदाज़ा हो गया था कि अभी तक नादिया से नाराज़ हैं और उन्होंने इसे माफ़ नहीं किया, बल्कि अब तो उन्होंने अकबर भाई की शादी ना होने का ज़िम्मेदार भी नादिया को ही ठहरा दिया। इसलिए मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि नादिया के हालात का इन पर कोई असर नहीं होगा। अलबत्ता वो जानकर ज़रूर मुतमिन होंगे कि नादिया गलत हाथों में नहीं गई, बल्कि एक पढ़े लिखे शख्स से शादी करके पुरसकून से ज़िंदगी बसर कर रही है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। नादिया का ख़त पढ़कर इनके चेहरे पर हल्की सी रौनक आई, लेकिन फिर वो संजीदा हो गए। उन्होंने अम्मी से कहा, खुश हो जाओ, तुम्हारी बेटी ज़िंदा है, इसने एक वकील से शादी कर ली है और कराची में मज़े कर रही है। अम्मी से पहले अकबर भाई बोल उठे, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारे चेहरे पर कालक मैलकर वो कैसे ऐश कर सकती है? तुझे मरने का इतना ही शौक़ है तो दरिया में छलांग लगा ले। बाबा ने भाई को डांटते हुए कहा, इसका शोर वकील है, अगर तूने नादिया को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो वो तुझे फांसी पर लटका कर दम लेगा। मेरे बुढ़ापे पर रहम खा और ये मरने मारने का ख्याल दिल से निकाल दे। पापा, आप समझते क्यों नहीं, इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। अगर तुझे शादी का इतना ही अरमान है तो जा ख़ानदान से बाहर शादी कर ले आ अपनी बीवी को। मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन नादिया का पीछा छोड़ दे, अब यही करना होगा। भाई ने गुस्ताख लहजे में इन दोनों की बहस की वजह से असल बात बीच में ही रह गई।
मैंने इशारा किया अकरम को तो वो चाहते हुए बोले, ताया जी फिर आपने क्या सोचा, इसे फ़ोन करेंगे कि नहीं? बेटा ये नहीं हो सकता, इसने बहुत गहरा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकता। अगर इसे माफ़ कर दिया और घर आने की इजाज़त दे दी तो बरादरी के लोग मुझे बेगैरत होने का ताना देंगे और शायद मेरे जनाजे में भी कोई शरीक ना हो। इसलिए मेरे जीते जी वो इस घर में नहीं आ सकती। अब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। मैंने इसी वक्त नादिया को फ़ोन करके बाबा के बारे में बताया और वो इनके फ़ोन का इंतज़ार करने के बजाय सिम तब्दील कर गई। अगर बाबा के रवैये में तब्दीली आई तो इसे मैं बता दूंगी। ये सुनकर वो रोने लगी। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा, मैं और अकरम इन्हें मनाने की कोशिश करते रहेंगे, शायद वो नरम पड़ जाएं। अकबर भाई ने वही किया जो उन्होंने कहा था। इनकी दुकान पर एक लड़की कपड़ा खरीदने आई थी। अकबर भाई का इससे अफेयर शुरू हो गया। वो किसी गरीब घर से तलक रखती थी, इसलिए अकबर भाई में कशिश महसूस करने लगी। उन्होंने इसे शादी का पैगाम दे दिया। इसने लड़कियों वाले रवायती अंदाज में कहा कि वो अपने वालिदैन को रिश्ता मांगने के लिए इसके घर भेजें। अब अकबर भाई ने बाबा से जिक्र किया तो वो गुस्से से पागल हो गए कि वो किसी कीमत पर बरादरी से बाहर नहीं जा सकते। भाई मनमानी करने के आदी थे। उन्होंने बाबा की नाराज़गी की परवाह नहीं की और ख़ुद ही रिश्ता मांगने इस लड़की के घर पहुंच गए। इन लोगों ने भी बाबा के घर मौजूदगी को कोई अहमियत नहीं दी। इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। चुनाचा उन्होंने इस लड़की से अकबर भाई का निकाह चुपके से करा दिया और वो इसे लेकर घर आ गए। बाबा बहुत चीखें चलाए। उन्होंने अकबर भाई को घर और कारोबार से बेदखल करने की धमकी भी दे दी, लेकिन इस पर कोई अमल ना कर सके क्योंकि ऐसी सूरत में वो बिल्कुल तनहा हो जाते। इसलिए खून के घूंट पी कर रह गए। इस बार ये बुरा हाल कि भाई की बीवी बहुत ज़्यादा आजाश किस्म की थी। अम्मी का सब्र रंग ला रहा था। बाबा ने अपनी ज़िंदगी में वही सब कुछ देख लिया था जिससे इन्हें नफ़रत थी। अब हद हो गई थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बाबा के सामने आ गई, हाथ जोड़े। मैंने कहा, बाबा आप बिल्कुल तनहा हो चुके हैं। तीनों भाइयों अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। मैं भी घर की हो चुकी हूँ। अम्मी आज भी नादिया को याद करके ठंडी आहें भरती हैं। अब तो इसे माफ़ कर दे बाबा, अब तो इसे घर पे बुला लें, अब तो इसकी गलती को माफ़ कर दें। बेटी है आपकी, आप बड़े हैं। पुत्र मेरी ज़िंदगी में तुझे मुमकिन नहीं है, अलबत्ता मेरे मरने पर वो आ सकती है। ना जाने बाबा ने किस घड़ी ये बात कही थी कि एक हफ्ते बाद उनका इंतकाल हो गया। नादिया को इतला की कि वो पहली फ़्लाइट से घर आ जाए। वो भी आ गई। दोनों भाई भी दुबई से आ गए। मैंने सबसे कह दिया कि बाबा ने नादिया को आने की इजाज़त दी है, इसलिए कोई इनके दीदार से महरूम ना करे। नादिया बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। वो बार बार बाबा का माथा चूमती और हाथ जोड़कर इनसे माफ़ी मांगती। जब वो अम्मी से लिपट कर रोती तो देखने वालों की भी आंखें भर आ गईं। बाबा की तदफीन हो गई। स्वयं के बाद अम्मी ने एक लिफाफा चचा को दिया और कहा, ये मरहूम की वसीयत है, इसे सब लोगों के सामने बुलंद आवाज़ में पढ़ो। चचा ने पढ़ना शुरू किया। मैं मौलवी बरकत वाल नेमत होशो हवास में ये वसीयत कलम बंद कर रहा हूँ। मेरी तमाम जायदाद और असासे जो कुछ भी मेरे पास है तीनों बेटों और बेटियों में तकसीम कर दिए जाएंगे। अलबत्ता दुकान बड़े बेटे अकबर की मैलियत होगी क्योंकि इसे बढ़ाने और संभालने में इसका बड़ा हिस्सा है। मैंने अपनी बेटी नादिया को भी दिल से माफ़ कर दिया है और सब लोगों को इससे तल्लक कायम करने की इजाज़त दे रहा हूँ। मुझे इतराफ़ है कि वो घर से नहीं भागी, बल्कि मैंने इसे घर छोड़ने पर मजबूर किया है। अगर मैं अपने मफाद की खातिर इसकी शादी एक 50 साला शख्स से तय नहीं करता तो वो कभी ये इंतहाई कदम ना उठाती। जैसे ही मुझे एहसास हुआ मैंने इसे माफ़ कर दिया, लेकिन मेरी अना, मेरा गुरूर, मेरा तकब्बर, मेरी मर्दानगी इसके इजहार की इजाज़त नहीं दे रही थी। फिर बरादरी के खौफ की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया था। चनाचा मुझे संगदिल बनना पड़ा। मैंने आखिर वक्त तक इसे घर में आने की इजाज़त नहीं दी। इस वाक़े से लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो औलाद के रिश्ते